प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में हमने भारतीय प्रशासनिक तंत्र के विकास की बात की थी। ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार से उनका विकास हुआ है इस बारे में बातचीत की थी और ये देखा था कि भारतीय प्रशासन में दो प्रवृत्तियाँ हमेशा बनी रही हैं। पहली प्रवृत्ति तो यह है कि वहाँ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों प्रवृत्तियाँ साथ साथ रही है, और दूसरी जो प्रवृत्ति रही है वो ये रही है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र में ग्राम या स्थानीय शासन जो है उसका हमेशा महत्व रहा। चूँकि हम पिछले व्याख्यान में ऋग्वेदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, राजपूत काल के प्रशासनिक व्यवस्थाएं और साथ में मध्यकाल में मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर चुके हैं। और मोर और लेस हमने देखा कि इन कालखंडों में या इस दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें कहीं न कहीं एक श्रेणीबद्ध, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो, फिर प्रांत स्तर हो, फिर संभाग स्तर हो, जिला स्तर हो, परगना हो या गांव हो, इस प्रकार से एक प्रशासन की संरचना जो है वो हमेशा पाई गई है। अब हमारे यहाँ आज इस व्याख्यान का उद्देश्य ये है, हम ये जानना चाहते हैं या हम इस बात को तस्दीक करना चाहते हैं कि वर्तमान जो प्रशासनिक तंत्र है वो वर्तमान प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से अस्तित्व में आया, किस प्रकार से विकसित हुआ। तो इसके लिए हमें ब्रिटिश कालीन या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए या उसके पश्चात जो ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जो शासन प्रशासन संचालित किया गया, तो वो हमें उसकी जानने की आवश्यकता है। अब ये जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का राज्य रहा और भारतीय जो महाद्वीप है इसका मध्यकालीन या 17वीं 18वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रसिद्ध होना इस बात के लिए यहाँ रेशम, मसाले, सूती कपड़ा और अन्य जो कुटीर उद्योग थे इतने चरम उत्कर्ष पे थे कि यूरोप के जो देश थे वो भारत से सीधा व्यापारिक संबंध आते थे, ताकि वो अरब से ना होकर के सीधा उसके द्वारा समुद्री मार्ग से एक मार्ग खोल दिया जाए जो सुरक्षित हो और जिस पर केवल यूरोपीय लोगों का अधिकार हो, ताकि वो आसानी से भारत से व्यापार कर सकें। इसके लिए आप जानते हो कि कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, वास्को डी गामा ने आशा अंतरिक्ष होते हुए या अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत तक पहुँचे। हालांकि बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता खोज लिया जिसमें केवल वो आराम से आसानी से आ जा सकते थे। इस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों का आना और यहाँ पर इसका शासक बन जाना ये अपने आप में एक अनूठी घटना है। और इस अनूठी घटना को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, लेकिन वो हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे भारत में पाई जाती है वो अंग्रेजी काल में या ब्रिटिश काल में उसका जन्म हुआ, उसका विकास हुआ। तो हमें कहीं न कहीं ब्रिटिश कालीन जो विभिन्न अधिनियम, नियम, व्यवस्थाएं, कानून बने उनका अध्ययन करना होगा और हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने पुरानी मुगलकालीन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उनको उपयोग करते हुए, उनमें सुधार करते हुए और ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, जो संसदीय शासन प्रणाली है और वहाँ उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में कुछ प्रयोगात्मक रूप से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने भारत में पहले लागू की, उसके बाद में ब्रिटेन में लागू की। तो प्रयोगशाला के रूप में, प्रशासन की प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने भारत का उपयोग किया। तो वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझना होगा और इस दौरान हमें देखना होगा कि ब्रिटिश कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें नियम, अधिनियम और संगठन उन्होंने जो बनाए, जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, उस व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा।
तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ब्रिटिश काल की व्यवस्था है, इसमें 31 दिसंबर 1600 एडी में वह तिथि है। इस तिथि को चार्टर के द्वारा इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत प्रायद्वीप या एशिया प्रायद्वीप में व्यापार करने की छूट मिली और उन्होंने इसके लिए कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक शुरुआत की। तो सबसे पहले उन्होंने कर दी थी बम्बई, उसके बाद में सूरत में उन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री डाली। सूरत वो जगह थी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री जो था वो फैक्टर्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस फैक्ट्री का तात्पर्य है कि जो काम करने वाले व्यक्ति था उनको फैक्टर्स कहते थे, और वो जहाँ काम करते थे उनको फैक्टर्स कहते थे। तो उन्होंने फैक्ट्री डाली, इसका मतलब है कि उन्होंने एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की जहाँ फैक्टर्स काम करते थे, और फैक्टर सेक्टर से उनके प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे। उसके बाद में उन्होंने बम्बई के बाद में मद्रास और कलकत्ता, मद्रास कलकत्ता ये 3 वो नगर थे जहाँ उन्होंने बाद में फैक्ट्री डाली। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, और यहाँ पर जो व्यवस्था की वो उन्होंने प्रेसिडेंट इन काउंसिल, या हम उसको कहें गवर्नर सह परिषद, ये वो प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत में की। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया कि ये जो 3 उन्होंने जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाई, और उस बस्तियों के शासन प्रशासन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट प्लस इन काउंसिल या गवर्नर सह परिषद, ये वो व्यक्ति था या गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से क्या करता था, शासन प्रशासन का संचालन करता था। और इसीलिए इन नदियों, इन तीनों बस्तियों को प्रेसिडेंसी कहा गया। तो 3 प्रकार की प्रेसिडेंसी। धीरे धीरे कहते हैं कि व्यापार बढ़ा और डामाडोल होती भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों से उनको देखा कि भारतीय राजनीतिक परिस्थिति डामाडोल हो रही है। उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने 1757 में प्लासी का दरबार और प्लासी, इस प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सदौदौला को हरा, और सदौदौला को हराने के बाद में उन्होंने अपनी कठपुतली नवाब बिहार, वो अलग घटनाएँ हैं जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। 1764 में उन्होंने मीर जाफर जो उन्होंने बनाया उसको बंगाल के नवाब को, उसको फिर हराया। और 1764 के बाद में अब उनका सीधा मुकाबला यहाँ का था कि 1764 का जो युद्ध है इसको हम बक्सर का कहते हैं, द वॉर ऑफ बक्सर। इस बक्सर के युद्ध में क्या था कि मीर जाफर था, प्लस अवध का नवाब था, और प्लस मुगल सम्राट था। तो इस प्रकार से तीनों की सम्मिलित सेनाओं को उन्होंने अंग्रेजों ने हरा दिया। इसका ये हुआ कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ बनी, उन्होंने बंगाल के नवाब मीर जाफर से उन्होंने समझौता किया, संधि की, सौदा किया, अवध के नवाब से किया और मुगल सम्राट से किया। तो उस समय मुगल सम्राट, मोर और लेस मुगल सम्राट क्या थी, केंद्रीय सत्ता थी। तो उन्होंने केंद्रीय सत्ता से, अब देखिए राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, और राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलते ही जो कंपनी है उसकी भूमिका में परिवर्तन आता है। अब तक ये जो कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी थी जो अपने बस्तियों की सुरक्षा की बात करती थी, अपने किले बनाती थी कि ताकि उसके कर्मचारी, फैक्टर्स या अधिकारी हैं, ये जो सैनिक है वो आसानी से रह सकें। अब उसको छोड़ करके वो राजनीतिक मंच पे आ रही है, और जैसे ही वो राजनीतिक मंच पे आई तो उन्होंने बक्सर के युद्ध में मीर जाफर, अवध के नवाब सदौदौला और मुगल सम्राट शाह आलम के तीनों को हराया। और तीनों को हराने के साथ साथ उन्होंने तीनों से संधि की, और तीनों से संधि की तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो था मुगल सम्राट से संधि, जो इलाहाबाद और कड़ा की संधि कहलाती है। इसमें यह तय किया गया कि जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों को मुगल सम्राट ने कहा कि आप दीवानी ले लीजिए, आप दीवानी ले लीजिए। तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, इस इलाहाबाद की संधि में यह तय हुआ कि
26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेजों को दीवान बना दिया। दीवान किसका दीवान बनाया उन्होंने? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो तीनों जो क्षेत्र थे वो बंगाल के नवाब के अधीन आते थे। और क्योंकि जो मुगल सम्राट था वो उस समय केंद्रीय सत्ता थी। इस केंद्रीय सत्ता ने क्या किया कि सत्ता में अंग्रेजों को भागीदार बनाया। तो जैसे ही अंग्रेजों को भागीदार बनाया तो उन्होंने कहा कि आप भागीदार बनने के लिए क्या बनाइए? दीवान बन जाइए। और दीवान बनाया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का उनको दीवान बना दिया गया। अब इसका तात्पर्य हुआ कि 1765 से लेकर के और 1765 से लेकर के 1773 तक ये जो अवधि है हम इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैत शासन या दोहरा शासन के नाम से जानते हैं। अब ये दोहरा शासन, द्वैत शासन 3 बार आएंगे हमारे पास। जब भी हम ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो एक तो द्वैत शासन यहाँ आएगा, फिर एक द्वैत शासन 1909 के बाद आएगा, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के बाद में, और फिर उसके बाद 1935 में केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन आएगा। तो ये जो द्वैत शासन है वो बंगाल में है। और 1909 से लेकर के 1935 ये प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन आएगा। और 1935 से लेकर के 1947 तक ये केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन आएगा। तो द्वैत शासन 3 बार, द्वैत शासन का मतलब दोहरा शासन, 2 लोगों के द्वारा संचालन होना शासन का द्वैत शासन कहलाता है। अब 1765 से लेकर 1773 का द्वैत शासन क्यों कहलाता है? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि 1765 में अब ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थी उसकी 2 प्रकार की स्थिति थी। इसमें क्या था कि दीवानी जो अधिकार थे या राजस्व का जो मामला था वो अंग्रेजों के पास था। तो दीवानी अधिकार किसके पास में? अंग्रेजों के पास में। और बाकी निजामत का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और अन्य जो चीजें थी वो किसके पास थी? ये बंगाल के नवाब के पास थी, ये बंगाल के नवाब के पास। तो एक तरफ तो क्या हुआ कि राजस्व और विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के मामले के लिए अंग्रेज जनता के वो थे, जनता पर कहते कि हुकूमत करते थे। और एक तरफ कानून व्यवस्था के लिए नवाब जनता पर हुकूमत करते थे। तो एक शासन अंग्रेजों के द्वारा, दूसरा शासन बंगाल के नवाब के द्वारा, इसलिए इसको द्वैत शासन कहते हैं। इसलिए तो क्या कहते हैं? द्वैत शासन। अब इस द्वैत शासन में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जैसे ही राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति, जैसे मान लें अंग्रेज गए दीवान बन गए, तो राजनीतिक रूप से जब हम काम करने लगे तो उनमें क्या हुआ कि जो भ्रष्टाचार और जो अनियमितता थी उनको पनपना स्वाभाविक था। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनको दीवान बनाया गया तो लॉर्ड क्लाइव ने अपने कर्मचारी अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार की अनुमति दे दी, ताकि उनको लगे कि साहब, उन्होंने कहा कि कर्मचारी अधिकारियों ने कहा कि साहब हमारे जो वेतन भत्ते बहुत कम है, तो उन्होंने कहा लॉर्ड क्लाइव ने कि आप अपना व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं किसके लिए कि भारतीय जो राजनीतिक तंत्र है उसमें जो ब्रिटिश संसद का अभी हस्तक्षेप नहीं है, भारतीय ब्रिटिश का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो और चार्टर और विभिन्न प्रकार के वो तो आदेश निर्देश वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लागू कर देते, लेकिन सीधा ब्रिटिश संसद का अभी हस्तक्षेप नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें सीधा ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप हुआ और भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, हालांकि भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हमेशा से ही थी, लेकिन ब्रिटिश काल में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू होती है।
रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला अधिनियम, वो पहला चार्टर था जिसके द्वारा भारतीय ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश संसद की पहली बार हस्तक्षेप शुरू हुआ और वो बढ़ता ही गया। और बाद में 1858 में खुद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना अधिकार ले लिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये जो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप की, वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। तो हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो मैं ये कह रहा था कि द्वैत शासन था। अब इस द्वैत शासन में हुआ कि एक तरफ तो निजामत थी जो बंगाल के नवाब के पास थी, दूसरी तरफ जो राजस्व का मामला तो अंग्रेजों के पास था। तो इस कारण से क्या हुआ कि, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों निकला। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला तो ये था कि जो कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, निजी व्यापार। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापार की प्रवृत्ति थी वो निजी हो गई, कंपनी की नहीं हुई। तो कर्मचारियों ने क्या अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया, तो कंपनी के व्यापार को घाटा होने लगा। वो कंपनी के लिए सामान खरीदते थे, कंपनी के लिए सामान नहीं बेचते थे। दूसरा था कि कर्मचारियों में भ्रष्टाचार होना गया, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बन गया। भ्रष्टाचार कैसे बन पा कि जैसे वो निजी व्यापार करते थे तो अपने लिए जब सामान खरीदते थे तो कम कीमत पर खरीदते थे और कंपनी के लिए अधिक कीमत पर खरीदते थे। तो कंपनी को सामान महंगा पड़ता था और उनको व्यक्तिगत रूप से सामान सस्ता पड़ता था। तो लाभ किसको हो रहा था, कर्मचारियों को। दूसरा इसमें एक तो था कि वो स्वयं सामान क्रय करते थे, हैं? और तीसरा ये था, दूसरा बात ये थी कि वो जो भारतीय व्यापारी थे जिनको चुंगी देनी पड़ती थी, वो अब जो कर्मचारी थे इनको क्या था कि निजी व्यापार मुक्त था, उन पर कोई टैक्स या चुंगी नहीं लगती थी, तो वो अपना सामान बिना चुंगी के लाते ले जाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो व्यापारी थे उन भारतीय व्यापारियों से उन्होंने सांठगांठ कर ली और उन भारतीय व्यापारियों का सामान भी वो अपने सामान के साथ में कर मुक्त या बिना चुंगी के निकाल लेते थे। जहाँ चुंगी के 100 रुपये लगने थे भारतीय व्यापारी से 50 रुपये लेते थे, तो भारतीय व्यापारी को सस्ता पड़ने लगे चुंगी। और क्या हुआ कि भारतीय व्यापारी को चुंगी, और उनको क्या हुआ कि उनको बिना पैसे दिए चुंगी कर मुक्त था, उनका तो चुंगी मुक्त था, तो वो अपना सामान निकालते थे, अपने सामान के साथ में भारतीय व्यापार का सामान निकालते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो टैक्स जो कलेक्शन था वो कम घटने लग गया। तो इस प्रकार से कर्मचारी को भ्रष्टाचार फैला। फिर तीसरी घटना ये हुई कि 1772 में कंपनी ने अपने जो अंशधारक थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उन अंशधारकों के लिए 12.5% को किया उन्होंने लाभांश, उन्होंने डिविडेंड घोषित किया कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को 12.5% लाभांश दिया जाता है। ठीक है। इसके ठीक बाद में 1772 में ही कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने 10 लाख पौंड ऋण की बात की। उन्होंने 10 लाख पौंड के लिए आवेदन किया कि साहब कंपनी को लोन की आवश्यकता है। तो एक तरफ तो वो डिविडेंड बांट रहे हैं कि लाभ हो रहा है, लाभांश हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कंपनी पर 60 लाख पौंड का क्या है, ऋण है। तो उसको चुकाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से उन्होंने 10 लाख पौंड का ऋण मांगा। इस बात को जब लॉर्ड नॉर्थ को लगी तो लॉर्ड नॉर्थ ने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करते थे उन्होंने चिट्ठी किसको भेज दी, ब्रिटेन की संसद को भेज दी, और ये चर्चा में ला दिया कि साहब कंपनी एक तरफ से लाभांश बांट रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि मेरे पास पैसा चुकाना नहीं है, मेरे पास पैसे चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे लोन दीजिए। और तीसरी बात ये हुई कि इस कंपनी ने 1772 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पौंड जो बाहर से देने होते थे,
4 लाख बॉन्ड, वार्षिक जो शुल्क होता था कंपनी का, उस शुल्क में छूट की मांग की कि साहब कंपनी में तो घाटा हो गया, 60 लाख की देनदारियाँ हैं, 60 लाख बॉन्ड की, और आप 4 लाख बॉन्ड हमसे शुल्क मांग रहे हो। जो शुल्क होता था, जो रेवेन्यू या रिन्यूअल जो होती थी फीस, जो ब्रिटिश संस्कृति दी जाती थी, तो इस रिन्यूअल फीस के लिए उसने माफ़ी मांगी और छूट चाहिए। तो फिर ब्रिटिश संसद को लगा, फिर क्या हुआ था कि कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो मालामाल होकर के इंग्लैंड लौटते थे और नवाबों का जीवन बिता रहे थे। इसका मतलब था कि ब्रिटेन के हर सामान्य आदमी ने देखा कि जो व्यक्ति भारत में नौकरी करता है, जॉब करता है, कंपनी में काम करता है, उसको बहुत पैसा मिलता है, उसको बहुत पैसा मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत लाभ में है, जबकि कंपनी करीब में घाटे में हो। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक समिति की गठित की, और बार्गलियान के उसमें उन्होंने एक समिति गठित की जनरल बार्गलियान के, और जनरल बार्गलियान ने कमेटी में कहा कि साहब कंपनी जो है वो एक तरह से क्या हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है, निरंकुश हो गई है, और भारतीय जन जो हैं या भारतीयों के प्रति उसकी निर्दयतापूर्वक उसकी वो दमन बढ़ता जा रहा है, उसका वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंपनी पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। तो जो एक कमेटी बनाई गई परवर समिति, उसने कहा, जनरल बार्गलियान ने कहा कि भारतीय क्षेत्र को अगर बचाना है तो कंपनी पर नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, और जो 1773 के नाम से जाना जाता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन में अपना हस्तक्षेप शुरू किया, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट निकाला। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो सारी जो चीज़ थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड थी, एक ऐतिहासिक कहानी थी, स्टोरी थी, जिसकी हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि साहब जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहली बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में निकला, और उसके जो प्रावधान रखे गए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला प्रावधान था वो ये था का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला जो परिवर्तन किया गया वो मातृदेश में किया गया। मातृदेश का मतलब इंग्लैंड में किया गया, और इंग्लैंड में परिवर्तन किया गया कि उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो गैर जिम्मेदाराना थे, उनको जिम्मेदार बनाया गया, और उन्होंने कहा कि 24 सदस्यीय 24 मेंबरान से एक मिलकर के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले भी था, लेकिन अब इसको नॉमिनेटेड कर दिया कि 24 मेंबर इसके बनेंगे, और 25% जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो प्रतिवर्ष इनका परिवर्तन होगा, उनके लिए दूसरे सदस्य का चुनाव होगा। और इसमें उन्होंने कहा कि वही वोट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वो व्यक्ति वोट कर सकता है जो 1000 पाउंड जिसकी वार्षिक आय है, अर्थात कंपनी में वो शेयर होल्डर जिसकी वार्षिक आय 1000 पाउंड हो, वो केवल इन डायरेक्टर्स के लिए वोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनः गठन किया गया। फिर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व या राजनीतिक जो विभिन्न मामले हैं, इन मामलों पर नियंत्रण निर्देशन करेंगे, और इसकी जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, जो केंद्रीय मंत्री था, इस राज्य सचिव को देंगे। तो राज्य सचिव के माध्यम से ये सूचना संसद को मिलेगी। राज्य सचिव के माध्यम से सूचना किसको मिलेगी? संसद को। तो ब्रिटिश संसद राज्य सचिव के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण रखेगी, जो कंपनी पर नियंत्रण रखेगी। तो संसद, राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये कहाँ रखेंगे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी
या कंपनी पर नियंत्रण निर्देशन है। तो इस प्रकार से कंपनी पर निर्देशन देने के लिए एक चेन बनाएगी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये तो इस प्रकार से चेन का गठन किया गया ताकि कंपनी पर नियंत्रण, ये नियंत्रण की शुरुआत होती है। दूसरा ये था क्योंकि भारत में जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी वो अलग अलग प्रकार से अपने कानून अधिनियम बनाती थी, नियम बनाती थी, शासन प्रशासन करती थी, तो उनमें एकत्रीकरण या एकीकरण की प्रवृत्ति की गई। तो उन्होंने कहा कि तीनों प्रेसिडेंसियां, तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर एक गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। तो जो बंगाल का जो जनरल था, गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ये पहला जो गवर्नर जनरल था उसकी उन्होंने पहले नियुक्ति कर दी। तो इस एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति भी थी। साथ में ही इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई और ये 4 सदस्यीय परिषद है और गवर्नर जनरल। इस प्रकार से 1+4 मतलब 5 आदमी की टीम जो है वो मिलकर के निर्णय करेगी और ये जो निर्णय को बहुमत से होगा। अगर वोट बराबर है, जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 का रेशो है, मतलब 2 और 2 का है, तो जो गवर्नर जनरल है वो किसी एक तरफ, अगर इधर देखा तो ये जीत जाएगा, इधर देखा तो ये जीत जाएगा, तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता, वो बोर्ड मतलब 1+4 गवर्नर जनरल और 4 पार्षद, जिनको काउंसलर्स कहा गया, पार्षद कहा गया, उनकी सहायता से वो शासन प्रशासन चलाएगा और वो भी बहुमत से। और इन जो 4 सदस्य थे जिनमें फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बर्वेक, इन चारों का अगर इसमें नाम, जो वारेन हेस्टिंग्स के साथ में चारों जो काउंसिलर थे उनके नाम इस अधिनियम में रखे गए और ये मिलकर के शासन प्रशासन चलाएंगे। फिर है कि तीसरा जो परिवर्तन किया गया कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कि विभिन्न प्रकार के मामले सुनने के लिए इन प्रेसिडेंसियों के मध्य कोई विवाद हो, गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के मध्य विवाद हो, तो उसको सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक तरह से जूरी जो पैटर्न था वो जूरी पैटर्न को अपनाते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय को भारत में धार्मिक, राजनीतिक और विभिन्न प्रकार के जो उनको अधिकार दिए गए जिनके बारे में सुन सकता था। तो इस प्रकार से गवर्नर जो रेगुलेटिंग था उसके माध्यम से मातृदेश में परिवर्तन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन किया गया। भारत में एकीकरण के लिए गवर्नर जनरल और परिषद की स्थापना की गई और साथ में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अगर किसी को जाना है तो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल अगर इसके खिलाफ अपील, यद्यपि इस सर्वोच्च न्यायालय को दोनों प्रकार के प्रारंभिक और अपीली अधिकार दिए गए थे, लेकिन इसके खिलाफ जो अपील थी वो प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में की जा सकती थी, जो राजा के अधीन रहती थी, वो प्रिवी काउंसिल जो थी उसमें अपील की जा सकती थी। और प्रिवी जो काउंसिल है वो लॉर्ड सभा के द्वारा बनाई जाती थी, लॉर्ड सभा के द्वारा गठन किया जाता था, तो राजा प्रिवी काउंसिल की नियुक्ति करता था। तो इस प्रकार से ये जहाँ नियंत्रण हमने देखा कि जहाँ पर कहते हैं कि राजनीतिक और अन्य प्रकार का नियंत्रण हुआ, उसी प्रकार से न्यायिक नियंत्रण भी कहते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा या संसद के द्वारा किया जाने लगा। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारतीय प्रशासन को इंग्लैंड की जो संसद था उसके अधीन, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही न हो, उसके अधीन लाने का प्रयास किया गया। और पहली बार भारतीय प्रशासन में इंग्लैंड जो ब्रिटिश संसद थी उसका हस्तक्षेप शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। अब ये तो बात थी कि साहब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, क्या उसके प्रावधान थे, और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये डिबेटेबल इशू भी था और ये बाद में हुआ भी कि जब गवर्नर जनरल
और परिषद को जो अधिकार दिए गए, उनकी जांच और देखभाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के जो विषय थे उनको पूरी तरह से अलग नहीं किया गया, जिसके कारण से दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया, और ये होना स्वाभाविक भी था, इसलिए टकराव उत्पन्न हो गया। दूसरा फिर ये दूसरा इसका कहते हैं कि असफलता कहा जाए, इसकी परेशानी कहा जाए, इसकी या दोष कहा जाए, तो इसमें कहता है कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था कि जब दो दो का मामला हो, दो प्रकार के मत हो, दो पार्ष दे दो पार्ष दे दो, तो निर्णायक मत देते हो, इधर हो सकता था, इधर हो सकता था। अक्सर क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था वो, दूसरा कहता है कि उनको एक तो निर्णय मत देने का अधिकार था, दूसरा जितने भी जो निर्णय वो बहुमत से किए जाने थे। तो इसके कारण से गवर्नर जनरल जो था कि वो बंद गया था, वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा था। इसके कारण से बाद में परिवर्तन हुआ, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आता है और परिवर्तन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हुए वो इसके कहते कि पश्चातवर्ती वो थे, परिवर्तन थे या इस प्रकार के थे जिसके कारण से होना था। तो इस प्रकार के मोल और लेस हम ये कहना चाहेंगे कि रेगुलेटिंग वो पहला चार्टर एक्ट था, चार्टर था, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद का भारतीय प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ और वो बढ़ता गया और अंत में ब्रिटिश संसद ने अपनी सत्ता अपने अधीन कर ली। इसका हम अध्ययन अगले व्याख्यानों में करेंगे। थैंक यू।